सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए टॉप 30 जीके जीएस का एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई किया और जो एग्जाम देने वाले गाइज, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी हैं ये तो एक्चुअली जीके जीएस है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट जितने भी लोग एसएससी सीएचएसएल वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप इसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लेवल देखेंगे, ये क्वेश्चन है जो कि आपकी ये एग्जाम के बेस्ड है। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको नोट बनाना ही चाहिए गाइस। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन चैप्टर तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन बताइए कि विटामिन के जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए एथोलॉजी, ऑप्शन बी विटामिनोलॉजी, ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी, या ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। तो गाइस, सबसे पहले मैं विटामिन के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। जो इसमें जो है 1912 में इस विटामिन के बारे में जो विटामिन नाम दिया गया था, वो किनके द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो ये कैसिमिर फंक के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको कैसिमिर लिख देती हूँ। जो फंग के द्वारा जो है वो सबसे पहले इस विटामिन का जो है वो नाम दिया गया था। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फंग के द्वारा दिया गया था। और अगर आपसे पूछे कि इस विटामिन के बारे में जो है वो किस वर्ष दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो 1912 है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन के अध्ययन के बारे में सबसे पहले जो है विटामिन नाम दिया था वो फंक ने दिया था। और ये कब दिया था, 1912 में दिया था। तो आप बताइए कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो विटामिनोलॉजी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संपन्न होता है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि मनुष्य में जो है वो पाचन का अधिकांश भाग है, वो आपके जो है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी पेनक्रियाज में, या ऑप्शन डी बड़ी आंत में। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो पाचन का अधिकांश भाग है वो हमारा छोटी आंत में संपन्न होता है। जो कि आप ये कलर से, जिसको मैं ग्रीन कलर से देख रही हूँ, ये हमारा जो है वो छोटी आंत है। उसके बाद जो मैं रेड कलर से आपको बता रही हूँ, ये हमारा जो है ये बड़ी आंत है। ठीक है, तो छोटी आंत ऐसे कहने में तो छोटी आंत है, बट होती बड़ी आंत है। और बड़ी आंत कहने को बड़ी आंत है, बट होती छोटी आंत है। तो अगर आपसे छोटी आंत का जो है वो आपसे अगर ये पूछे कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 20 से 25 फीट की जो है इसकी लंबाई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, प्लस इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, 20 से जो है वो 25 फीट इसकी जो है वो लंबाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है सबसे ज्यादा जो पाचन का अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली की उत्पत्ति है वो किस राज्य से हुई है। तो बताइए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से हुई है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। गाइस, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केरल। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है नृत्य शैली है वो केरल राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर बात करें गाइस तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो है वो हमारा भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है ये आप सब देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भरतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु से, और जो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है वो केरल राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो बताइए कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 10। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बास्केटबॉल में जो प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या जो होती है पक्ष में, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 5 खिलाड़ी
के पक्ष में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ, अगर आपको फिगर में क्लियर तरीके से दिख रहा होगा तो मैं इसमें 5 आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि ये बास्केटबॉल का खेल चल रहा है, ठीक है? अगर मैं आपको 5 प्लेयर दिखाऊँ जो एक कलर का टी-शर्ट पहना है, तो इस तरीके से इसमें 1, 2, 3, 4 और ये है 5। देख रहे हैं? तो एक टीम में 5 प्लेयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि गीतांजलि जो है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये गीतांजलि जो है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी जयदेव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये कब प्रकाशित हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 1912 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए, ऑप्शन ए दासों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी जीवितों का टीला या ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो गाइस मोहनजोदड़ो को जो अन्य जिस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मृतकों का टीला। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लाशों का ढेर मिला था, इस वजह से जो है मोहनजोदड़ो को अन्य मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को जो है वो नष्ट कर देता है, ठीक है? तो शरीर में कोई भी हानिकारक रसायन जो हमारे शरीर में बनता है उसको वो नष्ट कर देता है। इसमें एक विटामिन बहुत हेल्पफुल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन बी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई जो है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को जो है वो नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि जो मौर्य काल में जो है वो सिक्कों को बनाने के लिए जो कुछ धातु का प्रयोग किया जाता था उस सिक्कों को बनाने के लिए, तो बताइए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए स्वर्ण एवं ताम्र के, ऑप्शन बी चांदी एवं ताम्र के, ऑप्शन सी स्वर्ण एवं चांदी के या ऑप्शन डी ताम्र एवं कांसा के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल में जो सिक्कों को बनाया जाता है वो स्वर्ण और एवं चांदी का प्रयोग करके जो है इस धातु का प्रयोग करके इस सिक्कों को तैयार किया जाता था मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक है। यानी कि जो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, जो उनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है? तो ये अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 54 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 52 के तहत जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होगा, और इसी में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 से 62 में आपको सारी चीजें जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो आपको मिलेंगे। तो प्लीज राष्ट्रपति वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज इसे ये करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूले, मैं जरूर लेकर आऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो किस समाज की स्थापना की थी? तो बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की? तो ऑप्शन ए आर्य समाज की, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज की, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इन्होंने ही जब स्थापना की थी तो ये 10 सिद्धांत दिए थे जो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग थे, ठीक है? ये वेदों पर मतलब फिर भी वेदों पर ही आधारित थे, बट थोड़ा सा हिंदू धर्म से अलग थे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब किया गया था,
सो गाइज 1875 में जो है वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये कब की थी? तो ये 1875 में की थी। और इसमें ये याद रखिएगा कि इन्होंने जो है वो 10 सिद्धांत दिए थे। और 10 सिद्धांत जो है वो हिंदू धर्म से अलग थे, लेकिन वेदों पर आधारित थे, बट हिंदू धर्म से अलग थे। नोट करते चलिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की प्रमुख वनस्पति जो है वो कौन सी है? तो बताइए प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ऑप्शन ए कांटेदार, ऑप्शन बी झाड़ियां, ऑप्शन सी पतझड़ वन, या ऑप्शन डी वर्षा सवाना। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो पतझड़ वन है वो भारत की प्रमुख वनस्पति है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ठीक है, तो बताइए कि पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर जो लोग भी हैं जो बिहार लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ऑप्शन ए सहयोजित सदस्य, ऑप्शन बी पदेन सदस्य, ऑप्शन सी सहयोगी सदस्य, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पंचायत जो समिति है उसमें जो है सहयोजित सदस्य, पदेन सदस्य और सहयोगी सदस्य, ये तीनों होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पंचायत समिति में ये सभी सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? हाँ, तो बताइए कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी सियाल, ऑप्शन सी नीफे, या ऑप्शन डी किसी में नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नीफे में। ठीक है, और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि नीफे है तो यानी कि पहले होता है एनआई। ठीक है, तो एनआई से मतलब क्या हो गया? आपका निकेल हो गया। ठीक है, एनआई से जो है वो आपका निकेल हो गया। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ ताकि आप भूले नहीं। ये सबसे अंतिम परत होती है पृथ्वी की, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एफी से जो है वो हमारा लोहा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे नीफे पूछ रहा है, यानी कि नी से निकेल, एफ ई से यानी कि लोहा। ठीक है, तो निकेल और लोहा की जो प्रधानता पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? नीफे में। आप इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो गहराई है वो 2890 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी की केंद्र तक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? ठीक है, तो नालंदा तथा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गोल्डन चावल जो है वो एक प्रचुरतम स्रोत। ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन ए का, ऑप्शन सी विटामिन डी का, या ऑप्शन डी विटामिन बी का। तो बताइए कि जो गोल्डन चावल जो है वो एक प्रचुरतम स्रोत है, वो किसका स्रोत है? तो याद रखिएगा जो गोल्डन चावल में है वो एक बीटा कैरोटीन जो है, जो प्रो विटामिन ए जो है इसमें पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए का जो है वो गोल्डन चावल में प्रचुरतम स्रोत है। और ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा और प्लीज इसको नोट करते हुए चलिएगा गाइस। प्लीज मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है उसके चश्मे में क्या लगा होता है? यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको चश्मा दिया जाता है, तो उस चश्मे में जो है वो कौन सा लेंस होता है, ये बताइए। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोकस लेंस, या ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। और इसमें क्या है ना, रेटिना के आंख के अलग हो जाने का सबसे बड़ा जोखिम होता है इस निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, रेटिना के अलग हो जाने से आप समझ सकते हैं कितना ये होगा। तो इसका निकट दृष्टि दोष का यही सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो है चश्मे में लगाया जाता है वो अवतल लेंस लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्कटिक महासागर जो है वो छिपता हुआ महासागर है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि एस आकार का महासागर कौन सा होता है, तो ये अटलांटिक महासागर होता है जो एस आकार का होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एस आकार का महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर, और जो छिपता हुआ महासागर है वो हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो लाल बहादुर शास्त्री का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो वाराणसी में। ये भी ध्यान रखिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाराणसी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ उत्तर प्रदेश पूछे। अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए और पता होना चाहिए कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच जो है वो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो ऑप्शन ए नेपाल हिमालय, या ऑप्शन बी पंजाब हिमालय, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय, या ऑप्शन डी असम हिमालय। ठीक है, तो एक तरफ सतलज नदी है और एक तरफ काली नदी है, और इसके बीच है जो हिमालय का प्रादेशिक भाग है वो कौन सा भाग है, आपसे ये पूछ रहा है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, आप बात करते हैं पंजाब हिमालय की, तो इसका भी नोट कर लीजिएगा। एस से सिंधु और एस से जो सतलज होता है, ये मैं दोनों लिख दे रही हूँ। सिंधु और सतलज नदी के बीच के जो हिमालय स्थित है वो हमारा पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप बात करते हैं नेपाल हिमालय की, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो है वो हमारा जो है वो नेपाल हिमालय स्थित है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है वो हमारा कुमाऊं हिमालय स्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हमारा नेपाल हिमालय स्थित है, और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हमारा पंजाब हिमालय स्थित है। और असम नदी की बात करें तो तीस्ता एवं दिहांग नदी। ठीक है, तो ती से तीस्ता और जो डी से है वो दिहांग नदी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो है वो हमारा असम हिमालय स्थित है, ये याद रखिएगा। सिंधु और सतलज के बीच हमारा पंजाब है, काली एवं तीस्ता के बीच हमारा नेपाल है, और सतलज एवं काली के बीच हमारा कुमाऊं हिमालय स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न रहता है। इस चार जो मैं बताई हूँ इस चारों में से एक रहता है, तो प्लीज इसको नोट करते चलिएगा गाइज, प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब आरंभ हुआ था। तो बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे नरेंद्र मोदी जी स्टार्ट किए थे वो कब स्टार्ट किए थे। तो ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2015 में, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2014 में, या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2015 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2 अक्टूबर 2014 को जो है वो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, और जो कि एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये स्वच्छ भारत अभियान जो है वो भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, और ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मुंह साफ करने के लिए जो है वो किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय जो रोका जा सकता है। तो बताइए कि मुंह साफ करने के लिए जो है कौन सा ऐसा मंजन उपयोग करना चाहिए जिससे जो दंत क्षय वो रोका जा सकता है। तो ऑप्शन ए उदासीन दंत मंजन, ऑप्शन बी क्षारीय दंत मंजन, या ऑप्शन सी अम्लीय दंत मंजन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इसको जो साफ करने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो क्षारीय दंत मंजन है वो उससे साफ करने के लिए आप दंत क्षय को रोका जा सकता है क्षारीय दंत मंजन से। ठीक है, उदासीन का जो मान होता है वो 7 होता है। उदासीन से जितने भी नीचे आएंगे, यानी 7 से नीचे वाला जो पॉइंट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 वो हमारा अम्लीय हो गया, और 7 से ऊपर यानी 8 9 10 11 12 वो हमारा क्षारीय हो गया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी जो है, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है चंदन की लकड़ी के लिए? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है वो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य जो है वो कर्नाटक है। और ये याद रखिएगा कि अगर चंदन को उगाया जाता है तो उसके लिए लाल या बलुई मिट्टी की जरूरत पड़ती है चंदन की खेती के लिए। और दूसरा पॉइंट ये रखिएगा कि याद रखिएगा कि इसका जो है पीएच मान वो आपको 7 से लेकर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका पीएच मान आपको 7 से लेकर 8.5, ठीक है, यानी कि 8.5 तक आपका इसका पीएच मान होना चाहिए आपको चंदन की खेती करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि भारत में जो ब्लू वाटर पॉलिसी का या सिद्धांत या जल नीति सिद्धांत जो है वो किसने शुरू किया था? तो बताइए कि ये पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, मैं ये भी बता रही हूँ, तो बताइए कि किसके द्वारा था? ऑप्शन ए नीनो डी कुन्हा के द्वारा, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को जेवियर के द्वारा या ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे तो पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो हमारे अल्बुकर्क को माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे पहले आया था वो आया था फ्रांसिस डी अल्मीडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। तो बेसिकली जो इसको लाने का, जो ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था इसका यही था कि भारत के चारों तरफ के जितने भी व्यापार थे जो समुद्री मार्ग से होते थे उस पर जो है वो पुर्तगाल का एक अधिकार हो जाए। इसीलिए इसने जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। ठीक है, तो फिर से मैं बता रही हूँ कि जो भारत के चारों तरफ से जितने भी व्यापार जो समुद्री मार्ग के द्वारा होता था वो चाहता था कि इसका जो एक अधिकार है वो पुर्तगालियों के एक अधिकार उस पर हो जाए। इस वजह से ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पंजाब केसरी की उपाधि जो है इनमें से किसके द्वारा किसे प्रदान की गई है? ठीक है, किसके द्वारा नहीं, किसे प्रदान की गई पंजाब केसरी के उपाधि? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी रंजीत सिंह। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि जो है वो लाला लाजपत राय को प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने संघ लोक सेवा की जो है वो स्थापना की थी, लोक सेवक संघ की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। लोक सेवक संघ की स्थापना जो है तो इन्होंने ही की थी, वो भी असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था, जब ये जेल से बाहर निकले थे तब इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, लोक सेवक संघ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत लोग महात्मा गांधी पे टिक कर देंगे अगर लोक सेवक संघ की अगर पूछा जाए, तो ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो लाला लाजपत राय ने की थी, और इन्हीं के बाद जो है इनको जो है वो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, लोक सेवक और संघ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो हमारे लाला लाजपत राय के थे, और इन्हीं के बाद जो है इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर हिमालय की ऊंची चोटी यानी कि कंचनजंगा स्थित है? ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी कश्मीर में या ऑप्शन डी नेपाल में। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कंचनजंगा जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हमारा कंचनजंगा है। और ये हमारा सिक्किम राज्य यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जो है ये हमारा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, इसकी जो अगर ऊंचाई की बात करें तो वो 28,169 जो है इसकी फीट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई इतना ज्यादा है, क्योंकि ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य का जो है यानी कि क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य जो है वो सत्रिया है? तो बताइए कि किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए मणिपुर,
ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी असम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। असम का जो है क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो सत्रिय है और इसको कब जोड़ा गया था असम में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इसको 2000 ईस्वी में जो है इसको जोड़ा गया था इस नृत्य को। तो ये सबसे नया जो नृत्य है ये हमारा सत्रिया भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा सबसे नया नृत्य जो है वो कौन सा है, तो ये याद रखिएगा सत्रिया। और सबसे पुराना नृत्य हमारा भरतनाट्यम है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा तमिलनाडु राज्य में उत्पत्ति हुई है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो है वो किस नदी का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी या ऑप्शन डी चिनाब नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हुई थी वो हमारी सिंधु नदी थी, ठीक है। और अगर इसमें अगर बात करें सबसे पवित्र नदी की, तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी। और एक पॉइंट इसका ये भी याद रखिएगा कि यमुना नदी में जो है इसका 3 बार उल्लेख मिला और गंगा नदी में सिर्फ 1 बार इसका उल्लेख मिला, ठीक है। तो यमुना नदी का इसमें जो आरंभिक वैदिक काल साहित्य में जो है वो 3 बार उल्लेख मिला था और जो गंगा नदी का है उसमें सिर्फ 1 बार, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि भारत में मानव के परमाणु सर्वप्रथम इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये बहुत विवेक क्वेश्चन है गाइस, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में जो मानव के परमाणु है यानी कि वो सर्वप्रथम इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए नल्लामाला पहाड़िया से, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़िया से, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़िया से या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा घाटी से जो है वो मानव के परमाणु सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से मिले थे, ये याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि वैदिक काल में जो निशाका शब्द से किसे संबोधित किया जाता था। ऑप्शन ए चांदी के आभूषण, ऑप्शन बी तांबे का सिक्का, ऑप्शन सी स्वर्ण आभूषण या ऑप्शन डी कांसा का सिक्का। तो बताइए जो निशाका शब्द है जो वैदिक काल में वो किसे संबोधित किया जाता था। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण आभूषण, ठीक है। स्वर्ण आभूषण जो है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 से पहले मैं एक पॉइंट जरूर बताऊंगी कि प्लीज गाइस इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। एंड प्लीज गाइस प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज गाइस प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से झील के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है। और ये एसएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बताइए कि झील के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए टोपोलॉजी, ऑप्शन बी हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन सी पोटोमोलॉजी या ऑप्शन डी लिग्मोनोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लिग्मोनोलॉजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा एंड प्लीज गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज 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 गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। धन्यवाद।